जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोर्स आउटलाइन की आपके सामने ओपन है। पार्ट डी जो है ये 15% इसका वेटेज है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस मुकम्मल कर लिया हमने, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस भी मुकम्मल कर लिया। इसमें फर्दर हमने कल प्रैक्टिस की थी, उसमें मेक और बाय डिसीजन का एक टफ क्वेश्चन हमने कवर किया और शेडो प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। ठीक है, और ये पार्ट डी जो है ये 15% था कोर्स का, ये कंप्लीट हो गया। कल फर्दर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस इन प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, तो प्राइसिंग डिसीजन जो है हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट एक पेज की जो है वो रीडिंग है और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और उसकी प्रैक्टिस आपने बेसिक्स में भी की हुई है, तो कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है, ये हमने कवर किया है। क्वेश्चन ये जो टॉपिक नंबर 11 है, इसमें अगर कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे तो वी कैन फर्दर प्रैक्टिस इट। ठीक है, इसके बाद आज जो हम डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक नंबर 13 आप देख रहे हैं, तो द थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हमने पहले भी डिस्कस की है जो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस की डिस्कशन के हवाले से। इसको आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स को। थ्रूपुट अकाउंटिंग जो है वो मिलता जुलता टॉपिक है, आपका जो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और इसमें एक दो चीजें थोड़ी सी एडवांस्ड हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिर कोर्स में मसला है, ये कोर्स पता नहीं किस सीरियसनेस के साथ जो है वो डिजाइन किया गया है। तो टॉपिक नंबर 13 का जो हेड है उसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ जी थ्रूपुट एंड बैक फ्लैश अकाउंटिंग। अब ये जो थ्रूपुट है, ये थ्रूपुट तो नीचे उसने लिखा है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग दोबारा लिखा है यहाँ पे जो सब हेड्स हैं। बैक फ्लैश अकाउंटिंग के बारे में जो है नीचे सब हेड्स में कोई जिक्र नहीं है और इससे बड़ा मसला ये है कि बैक फ्लैश अकाउंटिंग होती है जेआईटी सिस्टम में, जस्ट इन टाइम सिस्टम में। और ये आप कोर्स देख रहे हैं, ये एसएमए का कोर्स है, नेक्स्ट जो आपने पढ़ना है। तो जेआईटी जो है ये देख रहे हैं आप, जेआईटी इधर है। ठीक है, जेआईटी इस कोर्स में है, तो जेआईटी नेक्स्ट कोर्स में है, आपका जो नेक्स्ट लेवल है एसएमए का। और जेआईटी में जो अकाउंटिंग सिस्टम यूज होता है बैक फ्लैश अकाउंटिंग, वो इस कोर्स में है। मतलब जो ज्यादा एडवांस चीज है वो उन्होंने मैनेजरियल लेवल पर डाल दी है और जो इंट्रोडक्शन है जेआईटी का वो जो है वो नेक्स्ट एसएमए स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोर्स की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें एक और लूप होल है ये। तो आप देखें सब पॉइंट्स में बैक फ्लैश अकाउंटिंग नहीं लिखी गई, लेकिन ये कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं है जो आपको समझ ना आ सके। तो आज हम ये दोनों चीजें डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, थ्रूपुट अकाउंटिंग भी और बैक फ्लैश अकाउंटिंग भी। और क्योंकि ये बड़े मामूली से छोटे से टॉपिक्स हैं, तो अगर हमारा टाइम बचता है इन दैट केस हम जो कोर्स का पार्ट सी है उसका स्टार्ट लेंगे, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है या प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड्स हैं। ठीक है, तो और जो पार्ट डी जो है वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। पार्ट ई में आज दूसरा टॉपिक भी मुकम्मल हो जाएगा, 11 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 13 आज हम कवर करेंगे। और जो पार्ट डी है, सॉरी पार्ट सी है जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, उसके साथ ही मैं, क्योंकि वो जरा लेंथी टॉपिक है, उसके साथ ही हम एबीसी भी थोड़ी सी कवर कर लेंगे, ये इजी टॉपिक है। और इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग ये थ्योरी है, तो ये दो चीजें भी हम साथ ही कवर कर लेंगे। तो कैपिटल बजटिंग के साथ आपका पार्ट ई भी मुकम्मल हो जाएगा, पार्ट डी ऑलरेडी हो चुका है और पार्ट सी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रफली 55% कोर्स जो है ये मुकम्मल हो जाएगा विद इन नेक्स्ट आप कह सकते हैं जी 10 टू 12 डेज। ठीक है, मैक्सिमम 15 डेज हो जाएंगे। तो 55% कोर्स आपका रफली मुकम्मल हो जाएगा टिल 23rd ऑफ दिस मंथ। और कोशिश हमारी ये है कि रफली हम 75% कोर्स जो है वो इसी महीने में मुकम्मल कर लें और नेक्स्ट मंथ में जो है वो हम रिवीजन पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे और जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको जरा ज्यादा बेहतर तौर पे जो है आप तैयार कर सकते हैं। टाइम आपको जरा मिल जाएगा तैयारी के लिए। तो ये जो बैक फ्लैश अकाउंटिंग है और थ्रूपुट कॉस्टिंग है अकाउंटिंग है, ये सीएमए के कोर्स में तो आप देख रहे हैं, पिफा के कोर्स में नहीं है, जो पिफा के स्टूडेंट्स ये क्लास ले रहे हैं। तो वो फॉर नॉलेज पर्पज इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वो जाहिर है वो
आमतौर पे जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स होता है उसमें शामिल होता है और वो दोनों के लिए रेलेवेंट है। तो थ्रूपुट और जो हमारे पास थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जरा इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट्स ने ये छोड़ा होता है क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो मार्क्स फिर लूज करते हैं। तो थ्रूपुट किसे कहते हैं जी? थ्रूपुट इक्वल्स टू सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दैट्स इट। तो इसी चीज को आप इकोनॉमिक्स में बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका रॉ मटेरियल है और वो एक सर्टेन वैल्यू पे आपने परचेज किया था, अब आप कितनी वैल्यू पे उसको सेल कर रहे हैं, वो सेल्स वैल्यू है आपकी। तो कितनी वैल्यू आपने ऐड की है इन दैट डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, उसको कहते हैं जी थ्रूपुट। तो यहाँ पे सीएम में क्या होता है जी? सीएम में हम सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। थ्रूपुट इन्वायरमेंट में हम अज्यूम करते हैं कि जी सेल्स में से सिर्फ हम मटेरियल माइनस करेंगे, क्योंकि सिर्फ मटेरियल ही वेरिएबल कॉस्ट हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, इसमें अजम्पशन होती है कि जी सारी जो लेबर रिलेटेड कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, इसी तरह से बाकी तमाम कॉस्ट फिक्स्ड है अदर देन मटेरियल। यहाँ पे आप अजम्पशन लेते हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज में इसी तरह ही है, जो लेबर जो है वो आमतौर पे जो फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि लेबर शॉर्टेजेस हैं, स्किल्ड लेबर जो है अवेलेबल नहीं होते, और फॉरेन कंट्रीज में जो लेबर जो है उसमें शॉर्टेज भी है और एक्सपेंसिव भी है। तो लेबर कॉस्ट आमतौर पे आप फिक्स्ड होती है। ठीक है, हाँ यहाँ हमारे यहाँ जो है वो लेबर जो है वो अवेलेबल होता है, लेकिन स्किल लेबर जो है जाहिर है उसको आप परमानेंटली हायर करते हैं। ठीक है, तो थ्रूपुट में क्या है कि जी सेल्स में से आप सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैनेज करेंगे और जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। अब ये भी जो है वो लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस में थ्रूपुट अकाउंटिंग यूज होती है। ठीक है, तो थ्रूपुट को भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, साथ में हम देखते हैं जी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। ये है कि जब कोई रिसोर्सेज शॉर्ट हों तो ऐसी सूरत में जो शॉर्ट रिसोर्स है, जो स्कार्स रिसोर्स है, जिसकी शॉर्टेज है, उसको कैसे जो है वो बेहतरीन यूज किया जा सकता है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिसोर्स शॉर्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ठीक है, इसके बाद हम स्टेप 2 में रैंकिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स based on CM per unit of limiting factor। एक तो ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी कि ये रैंकिंग किस तरह से करनी है, और दूसरी जो थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम रैंकिंग करते हैं ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। ठीक है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। तो ये आज हम निकालना सीखेंगे जी थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो कैसे निकालेंगे। जाहिर है ये इसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ही हम रैंकिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो रैंकिंग करते हैं जी प्रोडक्ट्स की ईदर बेस्ड ऑन सीएम पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और बेस्ड ऑन थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। तो इन दोनों में से किसी भी तरह आप रैंकिंग करें तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन जाहिर है जो सीएम पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से आप रैंकिंग करेंगे वो ऐसे एनवायरनमेंट में करेंगे जहां पे लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है और वेरिएबल ओवरहेड्स वगैरह भी हैं। अगर मटेरियल के अलावा आपकी बाकी तमाम कास्ट जो हैं वो फिक्स्ड हैं, तो फिर सीएम पर यूनिट की ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से रैंकिंग करना गलत होगी। उस सूरत में आप थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो ही यूज करेंगे। क्यों ये रैंकिंग की जा रही है? फॉर एलोकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। जो रिसोर्स शॉर्ट है उसकी एलोकेशन के लिए आप रैंकिंग करते हैं। तो ये स्टेप्स हमने पहले भी सीखे हैं, लेकिन इसमें आज एक नई चीज हम देख रहे हैं, ये थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो है और उसको कैलकुलेट करना भी हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 3 के आपको याद होगा रैंकिंग के बाद हम प्रोडक्शन और सेल्स प्लान बनाते हैं।
तो यहाँ पे भी रैंकिंग के बाद जो है बाकी डिसीजंस लिए जाएंगे, उसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन एंड सेल्स आर प्लान्ड बेस्ड ऑन रैंकिंग इन स्टेप 2। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट एवरीथिंग, कोई भी डिसीजन आप फिर लेंगे इसी रैंकिंग की बुनियाद पे आप लेते हैं। लेकिन जाहिर है वक्त के साथ साथ आप कोशिश करते हैं कि जो रिसोर्स शॉर्ट है उस शॉर्टेज को जो है वो खत्म किया जाए, ओवरकम किया जाए। तो स्टेप 4 जो होता है वो होता है ट्राई टू ओवरकम। एक और चीज इसमें लिखने ओवरकम से पहले कि एक और चीज जरूरी होती है कि आप कंस्ट्रेंट रिसोर्स की फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो इंश्योर कंप्लीट या फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ये सिंगल लिमिटिंग फैक्टर में ऐसा होगा कि जो चीज शॉर्ट है उसकी आप फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। लेकिन जब मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाएं तो लीनियर प्रोग्रामिंग हम फिर यूज करेंगे। इन दैट केस जाहिर है फिर हम सारे मटेरियल्स को मुकम्मल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहां पे कुछ मटेरियल अगर बच जाए तो उसको स्लैक कहते हैं, SLACK, स्लैक। ठीक है जी, खैर आपके लेवल पे स्लैक्स नहीं होंगे क्योंकि सिंगल लिमिटिंग फैक्टर आपके कोर्स में है। तो उस सूरत में जाहिर है सिंगल लिमिटिंग फैक्टर आपने वो मुकम्मल यूज करना है, उसका रिमेनिंग कुछ भी नहीं होगा, तो स्लैक 0 होगा। ठीक है, स्टेप 5 है कि आप वक्त के साथ साथ ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कंस्ट्रेंट रिसोर्स को। अगर मटेरियल शॉर्ट है तो कोशिश करेंगे कि जी मजीद मटेरियल कहीं से अरेंज किया जाए, कोई सप्लायर्स फाइंड आउट किए जाएं, या आप अपनी जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें और वो मटेरियल जो आप पहले परचेज करते थे खुद बनाना शुरू कर दें। राइट, तो डिफरेंट वेज आप यूज कर सकते हैं इन ट्राइंग टू ओवरकम कंस्ट्रेंट रिसोर्स। तो जाहिर अगर आप एक मसला सॉल्व कर लेते हैं तो नेक्स्ट आप अब आपको कौन सी चीज रोक रही है, तो फिर हम नया कंस्ट्रेंट रिसोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मूव बैक टू स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे जी कंस्ट्रेंट रिसोर्स क्या है। तो ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट्स है, ये यहाँ पे भी यूज होती है थ्रूपुट अकाउंटिंग में भी, जहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि अदर देन मटेरियल सारी कॉस्ट फिक्स्ड है। ठीक है, और ये जो लिमिटिंग फैक्टर है वेरिएबल कॉस्टिंग हमने सीखी हुई है, CM पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हम रैंकिंग करते हैं, जहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जी लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी होते हैं, तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो CM पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से भी रैंकिंग की जा सकती है। और अगर हम अज्यूम करें कि जी बाकी सारी कॉस्ट फिक्स्ड है मटेरियल के अलावा, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो जो है उसके मुताबिक रैंकिंग होगी। तो थ्रूपुट होता क्या है जी, थ्रूपुट होता है थ्रूपुट इक्वल्स टू सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो इक्वल्स टू रिटर्न पर फैक्ट्री आवर या रिटर्न पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। कौन सा रिटर्न, थ्रूपुट। ये भी हम इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं अलग से। और कास्ट पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। तो ये कैसे, इसका नोमिनेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, इसके लिए मैं अलग फार्मूला आपको सिखा देता हूँ, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर और कास्ट पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रिटर्न पर यूनिट ऑफ, ये हम पढ़ कर रहे हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, थ्रूपुट अकाउंटिंग ये आपके कोर्स में है थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो रिटर्न पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, इक्वल्स टू थ्रूपुट। थ्रूपुट है ना सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो थ्रूपुट आप लिख दें, चाहे आप लिख दें सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो आप लिख देंगे जी सेल्स माइनस
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या थ्रूपुट, एक ही बात है। इसको डिवाइड आप करेंगे, ठीक है, यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। तो अगर तो आप सेल्स टोटल लिख रहे हैं और मटेरियल कॉस्ट भी टोटल लिख रहे हैं, तो फिर आप यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स भी टोटल लिखेंगे। और अगर आप सेल्स पर यूनिट मेंशन कर रहे हैं और मटेरियल कॉस्ट भी पर यूनिट है, तो फिर आप कंस्ट्रेंट रिसोर्स भी पर यूनिट होगा ये, ठीक है। ये कितने केजीस पर यूनिट लग रहे हैं, कितने लीटर्स लग रहे हैं पर यूनिट, कितने आवर्स लग रहे हैं पर यूनिट, ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, ये कैसे निकालेंगे? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट में देखिए मटेरियल नहीं आता, मटेरियल तो आप बाहर से परचेज कर रहे हैं। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, ठीक है, ये आता है। और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में मटेरियल के अलावा बाकी सब कुछ आएगा, बाकी तमाम फैक्ट्री की जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे आएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में, और ओवरहेड्स वगैरह भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये चैप्टर हमारे पास आपके 9 चैप्टर में है ये, ठीक है जी। ये इसको ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है, जहां से थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ से आपने इसको रीड करना है। ये ऑलमोस्ट 1 पेज की ही ये रीडिंग होगी आपकी, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 9 के एंड पे आप देख रहे हैं ये चैप्टर समरी के बाद, ठीक है। चैप्टर 9 की ये समरी आप देख रहे हैं। चैप्टर 9 की समरी के फौरन बाद जो है ये 9.1 अपेंडिक्स है इसका, ठीक है। तो इस अपेंडिक्स में डिस्कशन हुई है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स की एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये स्टेप्स लिखे हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और ये फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग के फार्मूले वगैरह हैं जो आगे पेज पे वो दिखा रहे हैं जी, ये हमारे पास, ठीक है। तो इसको ये तकरीबन 2-3 पेज की रीडिंग है, इसको आपने रीड करना है, ठीक है। साथ में मैं अभी थोड़ी सी डिस्कशन मैंने की है, और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस जो है आपको इसके सॉल्व करवाता हूँ। तो क्वेश्चंस के सॉल्व करते हुए फिर हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये चैप्टर नंबर 9 के एंड पे जो है इसकी रीडिंग के लिए आपने लाजमी जो है वो रीडिंग करें इसकी। और इसकी लोकेशन मैंने बता दी कहाँ पे आपको ये मिलेगा, सही है। इसको स्टार्ट लेते हैं, और इसके 2 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको बेहतर तौर पे समझ आए। इसकी साथ साथ डिस्कशन भी हम करते रहेंगे, ठीक है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग यही है कि आप कंस्ट्रेंट रिसोर्स को एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो है वो बेहतर यूज करें जहां पे रिसोर्स की शॉर्टेज हो और आप मटेरियल के अलावा बाकी तमाम कॉस्ट फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग आप कह सकते हैं इन एन एनवायरनमेंट वेयर ऑल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर ट्रीटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये आप देखें जी, ये हमारे पास 9.20 इसी चैप्टर का जो एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं जे लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स डब्ल्यू एक्स एंड वाई, 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी। द प्रोडक्ट्स यूज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट मशीन्स बट देयर इज अ कॉमन मशीन दैट इज अ बोटलनेक, ठीक। तो एक कॉमन मशीन है जो बोटलनेक है। बोटलनेक आप लिमिटिंग फैक्टर को ही बोटलनेक कहते हैं, ठीक है जी। बोटलनेक भी कहते हैं, कंस्ट्रेंट रिसोर्स भी कहते हैं, और लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं आप। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आपको बताई हुई है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी बताई हुई है। तो सेलिंग प्राइस W की 200 है, X की 150 है, और Y की भी सेलिंग प्राइस 150। तो ये कॉस्ट आप देख रहे हैं, कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट भी है, लेबर कॉस्ट भी है, ठीक है जी, ओवरहेड्स भी हैं, और प्रॉफिट आ गया डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट, ठीक है। तो बोटलनेक मशीन आवर्स यहाँ पे 9 आवर्स लगते हैं जी हमारे पास W में, X में 10 आवर्स लगते हैं, और Y में 7 आवर्स लगते हैं। 40% ऑफ द ओवरहेड इज क्लासिफाइड एज वेरिएबल। तो ये ओवरहेड की जो कॉस्ट दी ये कह रहे हैं उसमें 40% वेरिएबल है,
ये कह रहे हैं यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग अप्रोच व्हाट वुड बी द रैंकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर द बेस्ट यूज ऑफ बोटलनेक। तो बहुत आसान है, जिस तरह से हम सीएम पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालते थे, यहाँ पे हम थ्रूपुट पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो आप छोटी सी इसकी कैलकुलेशन होगी, सिंपल आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस, तो डब्ल्यू एक्स और वाई, तो इस 200 150 एंड 150। इसमें से आप माइनस करेंगे सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस कर देंगे 41 20 एंड 30, तो ये आ जाएगा जी थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो ये थ्रूपुट आ गया। तो ये बनता है जी 159 130 120। ठीक है, अब थ्रूपुट आ गया हमारे पास, लेकिन हमने क्या निकालना है? थ्रूपुट पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास मशीन आवर्स हैं, तो मशीन आवर्स जहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए जी लिमिटिंग फैक्टर बोटलनेक क्या है? मशीन आवर्स। ठीक है, मशीन मिनट्स हैं बेसिकली, तो पर मिनट आप निकाल लेंगे। तो इसको डिवाइड कर दें आप, मशीन मिनट्स पर यूनिट, तो यहाँ पे 9 मिनट्स लगते हैं, तो डिवाइडेड बाय 9, तो थ्रूपुट पर मिनट निकाल लेंगे आप, डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 7, तो ये तो 13 आ गया। ये क्या चीज निकाल रहे हैं आप जी? थ्रूपुट पर मिनट ऑफ मशीन, पर मिनट ऑफ मशीनिंग आप कह रहे हैं कि जी मशीन में जो एक्टिविटी हो रही होती है वो मशीनिंग। तो 159 को आप 9 से डिवाइड कर दें, तो 17.67, और 120 डिवाइडेड बाय 7, तो 17.14। तो अब आप रैंकिंग कर देंगे कि कहाँ पे मशीन मिनट यूज करने का बेनिफिट ज्यादा है, मैक्सिमम बेनिफिट है। ये फर्स्ट रैंकिंग है, ठीक है जी, सेकंड रैंकिंग एंड थर्ड रैंकिंग। तो ये रैंकिंग आ गई। अब इस क्वेश्चन में डेटा एनफ नहीं है कि हम थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकें, इसलिए देखें ना, हमने वैसे सीखा हुआ क्या है कि आपने थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के हिसाब से रैंकिंग करनी है। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के हिसाब से आमतौर पे ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम होता है सारे वेरिएबल्स के लिए। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो आपकी रैंकिंग बन रही होती है थ्रूपुट के हिसाब से, वही रैंकिंग आपकी थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के हिसाब से बनेगी। फिर ये क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई हम थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? फिर अगर थ्रूपुट जिस तरह से भी हमने रैंकिंग किया, थ्रूपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये जो रिटर्न पर यूनिट है इसके हिसाब से रैंकिंग किया हमने। थ्रूपुट को यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स से डिवाइड कर दिया, तो चाहे तो आप रिटर्न पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स के हिसाब से रैंकिंग कर लें, थ्रूपुट के हिसाब से नहीं होगी, इसके हिसाब से होगी, रिटर्न पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट। चाहे तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के हिसाब से रैंकिंग कर लें, तो सेम रैंकिंग आती है। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम एक सिंपल रेशियो से, ये जो है रिटर्न पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स जो हमने थ्रूपुट निकाल के डिवाइड कर दिया सिंपल कंस्ट्रेंट रिसोर्स, इसके मुताबिक अगर हम कर सकते हैं व्हाई देयर इज नीड टू कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आमतौर पे रैंकिंग जो होगी इस रेशियो की उस रेशियो की सेम होगी, ठीक है। इसकी वजह क्या है कैलकुलेशन की, वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो यू कैन आस्क, ये बहुत आसान है एरिया। और क्योंकि अभी हमने लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस फ्रेश जो है इसको कवर किया है, तो इसलिए मैंने इसको साथ ही करवा दिया, क्योंकि ये मिलती जुलती चीज है, ठीक है, कोई खास डिफरेंस है सच नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये थ्रूपुट अकाउंटिंग में मटेरियल के अलावा बाकी सारी कॉस्ट को हम फिक्स अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये एडवांस थ्रूपुट अकाउंटिंग कह रहे हैं जी, वाई को इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ शीट मेटल इनटू प्रोडक्ट्स ए बी और सी। मेटल शीट है और उसको 3 प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट करते हैं यूजिंग 3 प्रोसेसेस। 3 प्रोसेसेस है, कौन कौन से? प्रेसिंग, स्ट्रेचिंग एंड रोलिंग। Like many businesses, why faces tough price competition in what is a mature world market? तो इंटरनेशनल लेवल पे कह रहे हैं ये कंपटीशन
फेस कर रहे हैं। फैक्ट्री हैज 50 प्रोडक्शन लाइंस, ठीक है। तो 50 प्रोडक्शन लाइंस हैं, of which contain the 3 processes। तो 50 प्रोडक्शन लाइंस का मतलब है कि जो 1 मशीन आर होगा टेक्निकली वो 50 मशीन आर है ना, 50 प्रोडक्शन लाइंस हैं। तो रॉ मटेरियल फॉर शीट मेटल इज फर्स्ट प्रेस्ड, पहला प्रोसेस प्रेसिंग का है, देन स्ट्रेच्ड एंड फाइनली रोल्ड, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बता दिया उन्होंने प्रोसेसेस का। द प्रोसेसिंग कैपेसिटी वेरीज फॉर ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस की कैपेसिटी डिफरेंट है। तो देखेंगे हम कौन सा रिसोर्स जो है, कौन सी कैपेसिटी शॉर्ट है। एंड द फैक्ट्री मैनेजर हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा हमारे पास है। प्रोसेसिंग टाइम पर मीटर इन आवर्स बताया हुआ है कि एक प्रोडक्ट ए जो है उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है 1 मीटर का वो हाफ आवर है, स्ट्रेचिंग टाइम उसका 0.25 है, रोलिंग टाइम 0.4 है, ठीक है। इसी तरह से बी और सी की भी डिटेल्स गिवन है कि पर मीटर जो है वो कितना प्रेसिंग टाइम लगेगा, कितना स्ट्रेचिंग टाइम लगेगा, कितना रोलिंग टाइम लगेगा। फैक्ट्री ऑपरेट्स फॉर 18 आवर्स ईच डे फॉर 5 days per week. It is closed for only 2 weeks for year for holidays when maintenance is carried out. तो यहाँ पे 18 आवर्स डेली हैं और 5 दिन काम होता है वीकली, और 52 वीक्स होते हैं पूरे ईयर में। तो दो जो हफ्ते काम नहीं हो रहा था, 50 वीक्स पे काम हो रहा है। On average 1 hour of labor is needed for each of 225,000 hours of factory time। तो ये टोटल है फैक्ट्री का 225,000 आवर्स, ठीक है। कह रहे हर फैक्ट्री आर के लिए आपको एक लेबर आवर चाहिए। ऑन एवरेज 1 hour ऑफ लेबर इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द फैक्ट्री आर, ठीक है जी। फैक्ट्री आवर्स की कैलकुलेशन कैसे हुई है ये भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो हर मशीन आर के लिए 1 घंटा लेबर का भी चाहिए। तो लेबर का वेज रेट बता दिया आपको उन्होंने, 10 है। तो कितने आवर्स हैं लेबर के? 225,000। तो लेबर की कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे सिंपल, तो 2.25 मिलियन बन जाएगी ये। मटेरियल कॉस्ट बता रहे हैं, ए की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 3 है, बी की मटेरियल कॉस्ट 2.5 है और सी की मटेरियल कॉस्ट 1.8 है। अदर फैक्ट्री कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर एंड रॉ मटेरियल्स 18 मिलियन की कॉस्ट है एनुअल। सेलिंग प्राइसेस आपको तीनों प्रोडक्ट्स की बता रहे हैं उन्होंने। बाय कैरीज वेरी लिटिल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कह रहे हैं निग्लिजिबल है, कैलकुलेशन में फिर उसकी जरूरत नहीं है हमें। वो कह रहे हैं जी बताइए कौन सी चीज बोटलनेक है। आइडेंटिफाई द बोटलनेक प्रोसेस एंड ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई दिस प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज बोटलनेक। तो सबसे पहले हमने बोटलनेक की आइडेंटिफिकेशन करनी है। फिर वो कह रहे हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करें। लास्ट क्वेश्चन जो भी हमने किया उसमें हमें उन्होंने बाउंड नहीं किया कि जी थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करें। रीजन क्या है उसकी कि डेटा ही गिवन नहीं था, ठीक है। तो अभी जाहिर है डेटा गिवन है तो वो आपसे रिक्वायरमेंट भी साथ ही आ गई कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो जो है वो आप फाइंड आउट करें। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो यहाँ पे आप देखेंगे जी कैसे निकालनी है। और फिर वो फर्दर डिस्कशन करें, ये डिस्कशन क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो ऑफ प्रोडक्ट सी इज लेस देन 1। अगर वो अज्यूम कह रहे हैं अगर लेस देन 1 रेशियो आ जाए तो फिर उसको एक्सप्लेन करें, उसके क्या मीनिंग्स हैं एंड सो ऑन। इसको फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो पहले वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें बोटलनेक्स, कौन सा प्रोसेस बोटलनेक है आपका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी हमारे पास मशीन आवर्स कितने हैं टोटल, ठीक है। तो ये 9.25 का सोल्यूशन है। टोटल मशीन आवर्स आप कह लें, टोटल फैक्ट्री आवर्स कह लें, ठीक है। तो टोटल फैक्ट्री आवर्स जो अवेलेबल हैं, तो कितने दिन काम होता है जी? 5 days a week। और डेली कितना काम होता है? 18 आवर्स। तो 18 आवर्स पर डे, तो इसको ऐसे लिख देंगे 18 आवर्स पर डे। कितने दिन? 5 days पर वीक। तो ये डेज डेज कैंसिल हो गया ना, और आवर्स पर वीक आ गए हमारे पास, 90 आवर्स पर वीक आ गए। डेज डेज कैंसिल हो गए, ठीक है। इनटू कितने वीक्स हैं? 50 वीक्स पर ईयर, ठीक है।
52 वीक्स होते हैं, 2 वीक्स काम नहीं हो रहा, ठीक है। और कितनी प्रोडक्शन लाइंस हैं? 50 प्रोडक्ट लाइंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो अवेलेबल हैं। तो 18, तो प्रोडक्शन लाइंस को भी आपने देखना है कि जितनी प्रोडक्शन लाइंस होंगी उतने टाइम्स अब फिर आप आवर्स यूज कर सकते हैं ना। 18 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 50, ठीक है। तो ये 225,000 आपको गिवन भी है ये, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतने आवर्स अवेलेबल हैं जी हमारे पास, फैक्ट्री आवर्स। अब नेक्स्ट जो डेटा दिया हुआ है हमें, पर यूनिट कॉस्ट हमें बता रहे हैं मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है, और सेलिंग प्राइसेस जो है वो बिल्कुल ये एंड पे गिवन है आपको। सेलिंग प्राइसेस 70 ए की है, 60 बी की है, और 27 सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन करेंगे। अब तीनों प्रोडक्ट्स को अलग अलग हम कॉलम बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। सेलिंग प्राइस से शुरू कर दें। तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइसेस है 70, 60 एंड 27। 70, 60 एंड 27, तो ये रुपीस पर यूनिट। और इसमें से माइनस कर देंगे आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये गिवन है हमें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 3, 2.5 एंड 1.8। तो 3, 2.5, 1.8, ये हम माइनस करेंगे 67, 57.5 एंड 25.2, ठीक है। तो ये क्या चीज आ गई? सेल्स में से हमने डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट माइनस किया है, तो ये थ्रूपुट आ गया। थ्रूपुट पर यूनिट। तो हमने तो थ्रूपुट निकालना होता है। अब देखें ना, ये थ्रूपुट रिटर्न पर हमने फैक्ट्री आवर निकालना है, तो थ्रूपुट को हमने डिवाइड करना है यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स से। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिटर्न पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। तो इसको डिवाइड हम करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। अब कंस्ट्रेंट रिसोर्स कौन सा है, इसके लिए हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो आपके पास 3 प्रोसेसेस है ना। तो 3 प्रोसेसेस में कौन सा कंस्ट्रेंट है हमारे पास? प्रेसिंग मशीन आवर शॉर्ट है हमारे, स्ट्रेचिंग या रोलिंग, कौन सी चीज हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है? तो यहाँ पे आप प्रेसिंग, स्ट्रेचिंग एंड रोलिंग, इसको आप प्रोडक्ट ए बी सी है हमारे पास। टोटल आवर्स हमारे पास कितने हैं? 225,000। और ए का जो प्रेसिंग है बेसिकली, उसमें कितना टाइम लगता है? 0.5। इसका मतलब कितने यूनिट्स बना सकते हैं हम? तो 225,000 को डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। तो जाहिर है हर घंटे में जो है वो 2 यूनिट बनते हैं। तो 225,000 को 0.5 से डिवाइड करें तो बेसिकली ये वही आ जाएगा जी, 4,50,000 यूनिट्स जो है वो आप बना सकते हैं। ए के ए के 450,000 यूनिट्स की प्रेसिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं हमारे पास। तो अवेलेबल आवर्स में इतनी यूनिट्स की प्रेसिंग हो सकती है। स्ट्रेचिंग कितने यूनिट्स की हो सकती है? तो यहाँ पे 0.25 है, तो 0.25 से डिवाइड कर देंगे आप। 225,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये 1/4 है, ये बन जाएगा जी हमारे पास 900,000। और इसकी जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 0.4 है। 225,000 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये बनता है जी 562,500। तो इतने यूनिट्स की, जो ए के इतने यूनिट्स हैं उनकी रोलिंग की जा सकती है विद इन अवेलेबल आवर्स, ठीक है। अब हम बी को देख लेते हैं जी। बी के लिए जो आवर्स हैं 0.5, 0.4, 0.25, 0.5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा जी 0.4 है, इसके बाद
0.4 से वही 2,25,000 को डिवाइड किया एंड 0.25 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 900,000 आ गया। ठीक है, सेम वे अभी हम उसी तरह से डिवाइड कर रहे हैं जिस तरह से ए के लिए डिवीजन किए 0.4, 0.25, 0.25। तो यहाँ पे भी आप 0.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पता है हमें 562,500 बनता है। ठीक है जी, 0.25 से डिवाइड करेंगे तो 9 लाख है, यहाँ पे 900,000 और 900,000। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स शॉर्ट है। ए में हम कितने यूनिट्स की प्रेसिंग कर सकते हैं, 450,000 यूनिट्स की। तो अगर हम प्रेसिंग कितने यूनिट्स की कर पाएंगे तो जाहिर है प्रेसिंग के बाद ही स्ट्रेचिंग पॉसिबल है ना। स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी बेशक 9 लाख की है, लेकिन जब हम 9 लाख यूनिट्स की प्रेसिंग ही नहीं कर सकते तो वो स्ट्रेचिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है ना। तो प्रेसिंग ने हमें रोक दिया। प्रेसिंग जो स्टेज है, प्रोसेस है, वो हमें 4,50,000 से ज्यादा यूनिट नहीं बनाने देगा। सेम वे प्रेसिंग जो हमारे पास कैपेसिटी है प्रेसिंग की, वो यहाँ पे भी हमें 4,50,000 से ज्यादा यूनिट नहीं बनाने देगी। ठीक है, और सी में भी प्रेसिंग ही हमें रोक रही है। ठीक है, तो प्रेसिंग मशीन एक ऐसी है, वो प्रेसिंग के आर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट है। ठीक है जी, जो शॉर्टेज की तरफ हमें मतलब हमें रिस्ट्रिक्ट करें, लिमिट करें। तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स है, तो हम देखेंगे प्रेसिंग के लिए कितने कितने आर्स चाहिए। तो प्रेसिंग के लिए देखें जी 0.5, 0.5 एंड 0.4। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 0.5 यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ए बनाने में प्रेसिंग के कितने आवर्स लग रहे हैं, 0.5। बी बनाने में भी 0.5 आवर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी 0.5 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 0.4 आवर्स लग रहे हैं, तो 0.4 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया रिटर्न पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ठीक है, तो आप कितना यहाँ पे थ्रूपुट अर्न कर सकते हैं पर आवर। 67 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, 67 डिवाइडेड बाय 0.5, 134, 57.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये हमारे पास बनता है जी 115.5 से डिवाइड करें तो, एक सेकेंड, ये 115 तो नहीं बना चाहिए, 57.5 ठीक है, डबल हो जाएगा 115 और 25.2 डिवाइड हम करेंगे 0.4 से, तो ये 63 बनता है जी हमारे पास, 63। तो आप देख रहे हैं ये क्या चीज है, ये हमारे पास जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी कि थ्रूपुट को हमने कंस्ट्रेंट रिसोर्स से डिवाइड कर दिया था। वो टेक्निकली क्या चीज है, वो रिटर्न पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स है। चाहे आप इसके मुताबिक रैंकिंग करते हैं, चाहे आप प्रॉपर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालें, तो हम यहाँ पे क्योंकि डेटा गिवन है तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालेंगे। जब आपको डेटा गिवन हो तो आप प्रॉपर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो से ही रैंकिंग करेंगे। आल्दो रैंकिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फिर हम क्यों कैलकुलेट करें उसकी भी हम वजह भी देखेंगे, उसकी हम देखेंगे कि यूजफुलनेस क्या है। ठीक है, तो ये तो एक चीज आ गई ना, नोमिनेटर आ गया। देखिए आप थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो में एक नोमिनेटर है ना, रिटर्न पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, ये हमने निकाल लिया। अब हम डिनोमिनेटर निकालेंगे। डिनोमिनेटर के लिए कॉस्ट पर यूनिट है, वो कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को, जो मटेरियल के अलावा जो कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स से। ठीक है, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल, कॉस्ट पर प्रेसिंग मशीन आवर्स। ठीक है, तो आप देख लें इसको, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल प्रेसिंग मशीन आवर्स से। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। एक तो 18 मिलियन वो बता रहे हैं जो कॉस्ट है हमारे पास। ये काइंडली म्यूट करें जी अपने लेवल पे। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? एनीवेज आप देखिए मशीन अदर फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, 18 मिलियन। एक तो ये 18 मिलियन है, और जो लेबर कॉस्ट है वो भी हमारे पास जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट में आएगी। तो एक तो ये 18 मिलियन आ गए,
जो अदर फैक्ट्री कॉस्ट है ये हमें गिवन है 18 मिलियन, और दूसरा जो है वो लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स उन्होंने बताया जितने मशीन आवर्स हैं हर मशीन आवर के लिए एक लेबर आवर चाहिए, और हर लेबर कॉस्ट आर की कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स कह लें या सिंपल लेबर आवर्स कह लें, और हर लेबर आवर की कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज पर लेबर आवर है। ठीक है जी, तो ये 2.25 मिलियन बनता है। तो टोटल आवर्स कितने हैं? 225,000। इसको डिवाइड कर देंगे आप प्रेसिंग मशीन आवर से, तो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स, फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स। तो सिंपल इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 18 मिलियन प्लस 2.25 मिलियन एंड डिवाइडेड बाय 225,000, तो ये हमारे पास बनता है जी 90। तो 90 रुपीज पर प्रेसिंग मशीन आवर। एक मशीन आवर की जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज कॉस्ट आप बेयर करते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। कैसे निकालेंगे? ये जो हमने रिटर्न पर फैक्ट्री आवर निकाला है और कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर, तो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर को डिवाइड करेंगे कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर से। ठीक है, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो हमारे पास आंसर आ जाएगा। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो इक्वल्स टू रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। ये मैं फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ जी आपके लिए। रिटर्न पर फैक्ट्री आवर या रिटर्न पर प्रेसिंग मशीन आवर, जहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न पर यूनिट ऑफ कंस्ट्रेंट होता है ना, रिटर्न पर प्रेसिंग मशीन आवर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर प्रेसिंग मशीन आवर, कॉस्ट पर प्रेसिंग मशीन आवर्स। तो ये दोनों, ये इस फार्मूले को यूज करते हुए ए, बी और सी तीनों की हम रेशो निकाल लेंगे। तो ए की रेशो क्या आएगी? ए की आप देखें थ्रूपुट कितना आ रहा है, ये रिटर्न पर फैक्ट्री आवर 134 है। ठीक है, यहाँ पे 115 है 63, तो 134 115 है 63, तो ये नोमिनेटर है। और कास्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कास्ट पर फैक्ट्री आवर जो है ये 90 है, तो ये तो कांस्टेंट है ना, एक सेम चीज से डिवाइड होंगे, ज़ाहिर है रैंकिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 134 को आप डिवाइड कर दें 90 से, तो ये हमारे पास आंसर आता है 1.48, 1.48। इसी तरह से 115 को डिवाइड कर दें अगर 90 से, 115 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 1.28 बन जाएगा जो आंसर है। और यहाँ पे जो आंसर है 63 डिवाइडेड बाय 90, तो ये बनता है जी 0.7, आई थिंक सो 0.67। ठीक है, 63 डिवाइडेड बाय 90 है, सॉरी, तो ये 0.7, तो ये 0.7 है। ठीक है, अब रैंकिंग क्या हो गई? रैंकिंग किस चीज के लिए रैंकिंग है? कंस्ट्रेंट रिसोर्स के यूज के लिए ना, रैंकिंग फॉर यूज ऑफ प्रेसिंग आवर्स। तो ये फर्स्ट रैंकिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट है इधर, ये टीए रेशो आ गई ना। ठीक है जी, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो आ गई ये तीनों की। तो ये सेकंड रैंकिंग है। थर्ड रैंकिंग, अगर आप सिर्फ इससे रैंकिंग कर लें जो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर है, तो भी तो यही रैंकिंग बनती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो रैंकिंग पे फर्क नहीं पड़ा। तो फिर हमने ये रेशो क्यों निकाली? हमने रिटर्न पर फैक्ट्री आवर के मुताबिक ही रैंकिंग क्यों नहीं कर ली? तो इस रेशो से हमारे पास एक और चीज सामने आती। क्या चीज सामने आती? कि हमारा जो थ्रूपुट होता है वो वैल्यू एडिशन होता है, और जो कास्ट पर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो कास्ट लगी, वो उस वैल्यू एडिशन के लिए हमारी कितनी कास्ट इंकर हो रही है वो होती है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा ना कि एक ये हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल को हमने प्रोसेस किया, ये डायरेक्ट मटेरियल था, प्रोसेस करके सेल्स आ गई, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है वैल्यू एडिशन। अब यहां से यहां तक लाने की क्या कॉस्ट है? ये फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट जाहिर है, अगर यहाँ पे एडिशन आपने किया सपोज 100 का, तो फैक्ट्री कॉस्ट जाहिर है ये 100 का वैल्यू ऐड करने के लिए इसकी कॉस्ट 100 से कम होनी चाहिए ना, तभी बेनिफिशियल है, अदरवाइज तो आपने वैल्यू क्या ऐड की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप कि 134 की वैल्यू एडिशन के लिए 90 रुपीज खर्च हो रहे हैं, तो ये प्रॉफिटेबल है। ठीक है जी, 134 वैल्यू ऐड हो रही है एट अ लेसर कॉस्ट। यहाँ पे 115 है आपके पास, 115 की वैल्यू ऐड हो रही है एट अ लेसर कॉस्ट। यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही है 63 की,
और उसकी वैल्यू एडिशन की कॉस्ट 90 है, इसका मतलब है सी को बनाना ही नहीं चाहिए। आप इसको कंस्ट्रेंट रिसोर्स को क्या लगाना है, ये लास्ट मेकिंग की तरफ लेके जा रहा है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये तो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि रिटर्न ज्यादा है और कॉस्ट कम है। तो जब भी ये ऊपर नोमिनेटर ज्यादा होगा तो जाहिर है 1 से ज्यादा आंसर आएगा। तो टीए रेशो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि गिवन प्रोडक्ट को की वैल्यू एडिशन जो है उसको जो हासिल करने के लिए कॉस्ट इंकर की जा रही है वो उस वैल्यू एडिशन से ज्यादा है, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है थर्ड प्रोडक्ट, ये प्रॉफिटेबल नहीं है हमारे पास जो प्रोडक्ट सी है, राइट। तो ये टीए रेशो निकालने से हमें एडिशनल इंसाइट्स मिलती हैं कि पर रुपी ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट कितनी वैल्यू ऐड हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1.48 है। इसका मतलब है हर 1 रुपए की फैक्ट्री कॉस्ट से प्रोडक्ट में 1.48 रुपीज की वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये बेनिफिशियल है। यहाँ पे भी हर 1 रुपए की फैक्ट्री कॉस्ट से 1.28 की वैल्यू ऐड हो रही है, ये भी प्रॉफिटेबल है। यहाँ 1 रुपए से 0.7 की वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये लॉस मेकर। तो टीए रेशो इस रैंकिंग से आगे भी हमें चीजें बताता है, ठीक है। तो टीए रेशो आप निकाल के रैंकिंग भी कर सकते हैं और फर्दर इनसाइट्स भी दे सकते हैं, ये कौन सी प्रोडक्ट्स आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जा रही हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल जो है वो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कवर किया है अभी तक। एक तो हमने देखा कि जी बोटलनेक आइडेंटिफाई किया है और बोटलनेक क्यों है वो भी हमने देख लिया। फिर हमने थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो निकाल के रैंकिंग भी कर ली, ठीक है। और उसके बाद हमने कह रहे हैं जी एज्यूमिंग दैट TRAP, एज्यूमिंग कह रहे हैं हमने देखा कि जी प्रोडक्ट सी का जो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो है वो लेस देन 1 है। कह रहे अगर लेस देन 1 हो तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। तो हमने देख लिया कि जी ये प्रॉफिटेबल नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन में देख लिया। इसका मीनिंग ये है कि यू आर एडिंग वैल्यू ऑफ लेस देन 1 रुपी बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ 1 रुपी, ठीक है। तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है जाहिर। एक्सप्लेन हाउ व्हाई कुड इंप्रूव द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो ऑफ प्रोडक्ट सी। तो कैसे देखें थ्रूपुट कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। एक तो आप सेल प्राइस बढ़ा दें तो थ्रूपुट इंप्रूव हो जाएगा, या आप मटेरियल कॉस्ट को कम कर दें तो थ्रूपुट इंप्रूव हो जाएगा, या आप रिसोर्सेज जो हैं जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर यूनिट है, जो मशीन आर्ट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, प्रेसिंग है और स्ट्रेचिंग और रोलिंग, वो इंप्रूवमेंट कर दें और कम रिसोर्स यूज हो पर यूनिट, तो तब भी ये इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सजेशंस पूछ रहे हैं कि हमें सीज करनी चाहिए प्रोडक्शन। तो यहाँ पे तो लास्ट मेकर है जाहिर है, इसको फिर हमें देखना पड़ेगा कि जी जो कैपेसिटी बचेगी अनयूटिलाइज कैपेसिटी को कैसे आपने यूज करना है और डिफरेंट फैक्टर्स आपने फिर देखने हैं इसमें, ठीक है। तो ये शट डाउन डिसीजंस के हवाले से। तो ये हमारे पास थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो है। थ्रूपुट अकाउंटिंग आपके कोर्स में जो शामिल है वो ये है, ठीक है। इसमें कुछ थ्रूपुट अकाउंटिंग में के हवाले से कुछ क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम यही चीज है, आपको मैंने रीडिंग का भी बता दिया, रीडिंग आप लाजमी करें तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि जी ये हमने कैसे कवर करना है एग्जाम्स के लिए, किस हद तक कवर करना है, ठीक है। और इसको जाहिर है छोड़ना नहीं है आपने। ये इस तरह का अगर जो भी हमने क्वेश्चन किया है इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो जाहिर है वो 10 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, ठीक है। और जो ऊपर हमने छोटा सा क्वेश्चन किया है ये भी अगर आ जाए तो ये भी 3-4 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर MCQ आता है तो मे बी 2 मार्क्स का हो। तो अगर लेंथी क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स का और आपने ये चीज छोड़ी हुई है तो उससे फिर जाहिर है प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। फिर दूसरा इसी के साथ जो टॉपिक है वो है बैक फ्लश अकाउंटिंग, ठीक है। बैक फ्लश अकाउंटिंग यूज होती है जस्ट इन टाइम सिस्टम्स में। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम्स आपके कोर्स में ही नहीं है, ठीक है, वो नेक्स्ट कोर्स में है। और बैक फ्लश अकाउंटिंग जो है वो इसी कोर्स में है। तो जाहिर है अभी हमें अगर जस्ट इन टाइम का ही नहीं पता होगा तो हम कैसे अकाउंटिंग कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट की। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ जस्ट इन टाइम का, फिर हम देखते हैं जी बैक फ्लश अकाउंटिंग कैसे होती है, ठीक है। जस्ट इन टाइम होता है कि उसमें जो भी लेटेस्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स हैं उसमें जो कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अभी भी हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे थे, ये भी थ्रूपुट भी जो है वो लेटेस्ट चीजों में से है। तो कुछ होती है वैल्यू एडेड कॉस्ट। वैल्यू एडेड कॉस्ट वो कॉस्ट जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट की यूजफुलनेस में इंक्रीज हो रहा है, कस्टमर जो है उसको फायदा हो रहा है उस कॉस्ट का। कुछ होती है नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल जो है वो स्टोर्स में पड़ा है, ठीक है। तो स्टोर्स में पड़ा होने से मटेरियल की यूजफुलनेस में या प्रोडक्ट जो अल्टीमेटली बनेगी उसमें तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो वो तो यूजलेस एक कॉस्ट आप इनकर करें। सेम वे
फिनिश गुड्स बना के स्टोर रूम में रखनी है आपने, स्टोर रूम में जो भी खर्चा हो रहा है उससे फिनिश गुड्स की जो यूजफुलनेस है उसमें तो कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो एक वेस्टेज है। इसी तरह से इंस्पेक्शन कॉस्ट है कि आप जब यूनिट्स बनाते हैं और यूनिट्स की इंस्पेक्शन करते हैं कि जी वो लॉस उसमें है या नहीं है, तो यूनिट्स की इंस्पेक्शन से यूनिट की यूजफुलनेस में तो इंक्रीज नहीं हो रहा ना। तो बेहतर ये होता है कि हम ऐसे प्रोसेसेस यूज करें कि जिसमें लॉस का खतरा ही ना हो, इसमें श्योरिटी होगी जी इसमें जो जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो लॉस नहीं होगा। जब जाहिर है लॉस ही नहीं होगा, आप श्योरिटी है तो फिर इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इंस्पेक्शन कॉस्ट जो कि नॉन वैल्यू एडिड कॉस्ट है वो आप बचा लेंगे। तो कोशिश ये है कि वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट्स बिजनेस में की जाएं, नॉन वैल्यू एडिड कॉस्ट जो है उनको खत्म किया जाए और वैल्यू एडिड कॉस्ट जो है वहां पे भी सेविंग्स की जाए जाहिर है, लेकिन जो है वैल्यू एडिड कॉस्ट ही होनी चाहिए, इनका नॉन वैल्यू एडिड कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, ठीक है। तो जीआईटी भी इसी सिस्टम, इसी फिलॉसफी से है कि जो जो स्टोर रूम्स हैं वो उनमें जो भी कॉस्ट इंकर हो रही है वो नॉन वैल्यू एडिड है। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम्स में कोशिश कीजिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ना तो रॉ मटेरियल स्टोर्स की जरूरत पड़े और ना ही फिनिश गुड स्टोर्स की जरूरत पड़े। तो जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो यही सिस्टम फॉलो कर रही हैं आजकल, और भी बहुत सी कंपनीज जो हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये जो है इसमें मुश्किलात आती हैं, रीजन इसके आप दूसरी पार्टी पे बेसिकली ट्रस्ट नहीं कर सकते टू दैट एक्सटेंट, और बहुत सी यहाँ पे चीजें चाहिए, स्किल्स चाहिए, स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जी कस्टमर जो है, कस्टमर ऑर्डर देगा, ठीक है जी, फैक्ट्री में ही वो ऑर्डर रिसीव होगा, कस्टमर ने ऑर्डर पुट कर दिया, ठीक है जी। और जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर पुट किया तो फैक्ट्री जो है यहाँ से अभी इन्होंने मटेरियल परचेज नहीं किया हुआ इस ऑर्डर के लिए, कस्टमर का ऑर्डर आ गया लेकिन फैक्ट्री के पास मटेरियल है ही नहीं कि वो ऑर्डर पे काम शुरू कर सके, फौरन ये यहाँ से रिक्वेस्ट इशू करेंगे ये सप्लायर को, ठीक है, मटेरियल रिक्विजिशन इशू करेंगे। तो सप्लायर के साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और सप्लायर जो है वो उसकी क्वालिटी जो है वो अंडरस्टूड है, 100% एग्रीड है कि जी कौन सी क्वालिटी जो है वो फैक्ट्री को भेजेगा, उसी क्वालिटी पे ये फौरन यहाँ पे मटेरियल सेंड करेगा, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ मटेरियल हो जाएगी फौरन, जैसे ही इसको ऑर्डर मिलेगा विदाउट एनी डिले जो है वो मटेरियल डिलीवर हो जाएगा। अब ये फैक्ट्री को पता है कि जी ये जो मटेरियल आ रहा है ये फ्लॉलेस है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके साथ सप्लायर के साथ होंगी, तो जाहिर है सप्लायर के सिस्टम्स भी स्ट्रांग होंगे तभी वो ऐसा मटेरियल आपको दे सकेगा जिसमें कोई फ्लॉ ना हो। तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब फैक्ट्री में मटेरियल आ गया तो वो स्टोर्स में नहीं जाएगा, वो सीधा मटेरियल फैक्ट्री में चला गया ना, रॉ मटेरियल स्टोर रूम की जरूरत ही नहीं रही, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टोर रूम में तो तब होता है ना मटेरियल आपने स्टोर किया फैक्ट्री में वहां से भेजेंगे, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही मटेरियल फैक्ट्री में आ गया, फैक्ट्री से यहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग होगी फैक्ट्री में, मटेरियल की लेबर कॉस्ट लगेगी, ओवरहेड्स लगेंगे और फिनिश गुड्स बनेगी, ठीक है। और फिनिश गुड्स यहाँ से डायरेक्ट जो है वो कस्टमर को चली जाएंगी, जाए इसके कि वो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में जाए। तो फिनिश गुड्स जो है वो उसका भी स्टोर रूम खत्म हो गया और रॉ मटेरियल का भी स्टोर रूम खत्म हो गया। ये मैं आपको आइडियल एक सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली थोड़ी सी इन्वेंट्रीज होती हैं मटेरियल्स की भी, और कुछ फिनिश गुड्स भी आपने रखी होती हैं, लेकिन व्हीकल कंपनीज ने कोई फिनिश गुड्स नहीं रखी होती है अपने पास। आपको पता होगा अगर आप कोई नई व्हीकल लेने जाते हैं तो 2-3 महीने पहले आपको बुकिंग करवानी पड़ती है अगर आपने कॉस्ट को जो है वो कम रखना है। अगर आप आज ही फौरन परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑलमोस्ट जो है वो 10 to 15% अजाफी पे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मिलियन की व्हीकल है तो मे बी आप 3 लाख 4-5 लाख जो है वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो फौरी तौर पे व्हीकल लेने के लिए। वो ये होता है कि जी ऑलरेडी जो है वो जो डीलर्स हैं उन्होंने बुकिंग करवाई हुई होती है, वो व्हीकल आती है तो वो कहते हैं ठीक है आपको भी चाहिए तो इतनी अमाउंट आप ज्यादा दे के ले लें, ठीक है। तो वो उनका बेनिफिट हो जाता है जो डिफरेंशियल है। अदरवाइज जो भी व्हीकल कंपनीज जो हैं वो इन्वेंट्री नहीं रखती हैं, वो बुकिंग्स वगैरह डिफरेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है डिफरेंट एरिया से बुकिंग होती है, उसका एक ऑर्डर आता है, ओवरऑल टोटल ऑर्डर जो है वो लेने के बाद जो है वो मटेरियल लिए जाते हैं और उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो कोई भी व्हीकल ऐसी नहीं होती जो फिनिश गुड्स स्टोर रूम में पड़ी हुई है और अब वेट कर रही है कंपनी के ये कब सेल होगी, ठीक है। तो अब जो इसी तरह से जो कॉस्टली चीजें हैं वो इसी तरह से है कि जी ऑर्डर आने के बाद ही बनाई जाती हैं, और ऐसा ना हो कि
आप बना लें और बाद में वो सेल ना हो। तो जस्ट इन टाइम जो है इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह के एनवायरनमेंट में जो अकाउंटिंग आप यूज करते हैं वो बैक फ्लैश अकाउंटिंग है, ठीक है। अब अगर तो बिल्कुल जिस तरह मैंने समझाया आपको, ये जीआईटी सिस्टम जो है जस्ट इन टाइम सिस्टम है, ठीक है, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे जाहिर है अगर आप गलत मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर कोई एरर्स हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई एरर्स हो जाते हैं तो जाहिर है फिर क्या होगा, अब आप दोबारा दोबारा बनाएंगे यूनिट्स, तो दोबारा यूनिट्स बनाने का तो टाइम ही नहीं है, ऑलरेडी आपने जो है वो प्रोसेस बाद में शुरू किया है। तो ये फिनिश गुड्स भी फ्लॉलेस बनती हैं, ठीक है, जिसका मतलब आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वर्कर्स जो है वो हाईली स्किलफुल होने चाहिए, एक वर्कर मल्टीपल काम कर सकता हो। तो यहाँ पे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके सप्लायर के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका रिलेशनशिप सप्लायर के साथ कैसा है वो भी। तो इसके बड़े लवाजमात हैं जो हमारे यहाँ पूरे नहीं होते, इसलिए हमारे यहाँ ये जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं जिस तरह ये जापानीज कंपनीज हैं और यूएसए वगैरह में कंपनीज जीआईटी फॉलो कर रही हैं, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग के दो मेथड्स हैं। अगर तो मैंने जिस तरह बताया कि जिस तरह से मैंने आपको ये सिंप्लीफाइड तरीका बताया इसी तरह से हो, ठीक है, बिल्कुल ही प्योर जो है ये जीआईटी है, इसमें बिल्कुल जीरो इन्वेंट्री है, बिल्कुल भी कोई इन्वेंट्री नहीं। तो वो मेथड 1 है। मेथड 1 में कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है कि जैसे ही हम मटेरियल परचेज करेंगे, वो मटेरियल तो हमारे पास आया ही नहीं, सीधा वो वर्क इन प्रोसेस में चला गया, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और मटेरियल जो हमने परचेज किया वो वर्क इन प्रोसेस में डेबिट हो गया, तो मटेरियल डेबिट करने की बजाय वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया। और पेबल्स जो हैं वो क्रेडिटर्स, आपके क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल्स क्रेडिट हो गए। फिर फैक्ट्री में जो कॉस्ट लगती जाएगी वो भी इधर क्रेडिट होती जाएगी, ठीक है जी। प्रोसेस में आप उसको शामिल करते जाएंगे, ठीक है। ये मैं इसकी एंट्रीज जो है वो नीचे लिख देता हूँ, उसमें फिर आपका जो व्हाइट बोर्ड में शेयर करूंगा उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज वो बाकी जो क्वेश्चन हमने साथ में सॉल्व किया हुआ उसके साथ वो मिक्स हो रहा है। तो हम ये डिस्कस करें कि मटेरियल है चाहे वो कन्वर्जन कॉस्ट हैं, वो डायरेक्ट हमारी वर्क इन प्रोसेस में जा रही। तो यहाँ पे हम मेथड 1 जो डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग बैक स्लैश अकाउंटिंग का मेथड 1, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हमने डायरेक्ट डेबिट कर दिया, और मटेरियल्स को डेबिट करने की बजाय, मटेरियल तो खत्म हो गया ना, वो तो वर्क इन प्रोसेस में चला गया, क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल हमने क्रेडिट कर दिए। इसी तरह से जो फैक्ट्री में कन्वर्जन कॉस्ट लगेंगी वो डायरेक्ट इधर आ जाएंगी, कन्वर्जन कॉस्ट। और जैसे ही वर्क इन प्रोसेस खत्म हुआ तो फिनिश गुड्स बन गई, ठीक है। तो फिनिश गुड्स डेबिट, अब फिनिश गुड्स तो खत्म होगी ना डायरेक्ट ही, तो आप चाहे तो यहाँ पे दो एंट्रीज कर दें, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ठीक है। या आप एक एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। अगर दो एंट्रीज करते हैं तो कौन सी होंगी, पहली है कि फिनिश गुड्स बन गई, वर्क इन प्रोसेस खत्म हो गया, और फिनिश गुड्स जब सेल हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस हो गया और फिनिश गुड्स खत्म हो गई। तो जिस तरह से मैंने समझाया आपको कि जी फिनिश गुड्स तो डायरेक्ट ही कस्टमर के पास चलेंगी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री तो है ही नहीं है, तो उस केस में आप एक एंट्री भी कर सकते हैं कि सीजीएस डेबिट हो गई और वर्क इन प्रोसेस खत्म हो गया। इन दो की बजाय आप ये एक एंट्री भी कर सकते हैं मेथड 1 में। मेथड 2 में होता है कि जी थोड़ा बहुत आपके पास जो है वो इन्वेंट्री मौजूद होती है, ठीक है। तो मेथड 2 में आप मटेरियल्स को यहाँ पे डेबिट करते हैं, मटेरियल्स को डेबिट फिर भी नहीं करेंगे आप, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, तो क्रेडिटर्स को आप यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। फिर जो कन्वर्जन कॉस्ट हैं तो वर्क इन कन्वर्जन कॉस्ट डेबिट हो जाएंगी, कन्वर्जन कॉस्ट डेबिट, और एक्सपेंस के जो क्रेडिटर्स हैं, एक्सपेंस क्रेडिटर्स या वेरियस क्रेडिटर्स कहते हैं आप, और वेरियस क्रेडिट्स, यहाँ पे डिपेंड करता है कौन सी कन्वर्जन कॉस्ट है, तो डिफरेंट क्रेडिट्स होंगे यहाँ। अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन है कन्वर्जन कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट डेबिट है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। अगर कोई प्रीपेड रेंट खत्म हुआ है तो रेंट डेबिट है, प्रीपेड रेंट क्रेडिट होगा। अगर कोई इंडायरेक्ट मटेरियल्स खरीद के यहाँ पे लगाए हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट डेबिट हो गया, एक्सपेंस क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट में इस तरह से हो।
तो फिर वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी खत्म हो जाएगा, और कन्वर्जन कॉस्ट भी आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी फिनिश गुड्स सेल हो जाएंगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा, ये वो सिस्टम आप कह लें कि जिसमें थोड़ी सी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आप रख रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, अगर आप रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री थोड़ी सी रख रहे हैं, क्योंकि ये वो सिस्टम है, ये प्योर जीआईटी नहीं है, ठीक है। प्योर जीआईटी ना हो तो मैंने बताया कि थोड़ी सी इन्वेंट्रीज आप आपस में, थोड़ी सी इन्वेंट्रीज आप अपने पास रखते हैं फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप बेहतर है, मैं बता रहा था जिस तरह आपको कि मटेरियल्स आप डेबिट कर लें, मटेरियल्स, तो क्रेडिटर्स, और यहाँ पे मटेरियल्स आ जाएंगे कि आपने मटेरियल्स खरीदे तो यहाँ पे डेबिट कर दिया। फिर यहाँ पे जाहिर है जब आप फिनिश गुड्स बना रहे हैं तो आप यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस आपके पास वर्क इन प्रोसेस की बजाय मटेरियल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता हूँ आपको, उसके बाद मैं समझा भी देता हूँ थोड़ा उसमें फर्दर। क्योंकि जो प्योर जीआईटी सिस्टम है वो तो सीधा सीधा है कि उसमें आपकी कोई भी इन्वेंट्रीज नहीं है, तो आपने देखा उसमें हमने ना तो मटेरियल इन्वेंट्री रखी है, ना ही फिनिश गुड्स इन्वेंट्री रखी है। लेकिन ये जो मेथड 2 है, ये क्योंकि मिक्स है एक तरह से, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस, ये थोड़ा सा इसमें मिक्सचर टाइप है, इसलिए थोड़ा सी क्लैरिटी का इशू आ जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट डेबिट होगी, क्रेडिटर्स क्रेडिट हो गए। फिर हमने दूसरी एंट्री यहाँ पे की थी कन्वर्जन कॉस्ट डेबिट और वेरियस क्रेडिट्स, एक्सपेंस क्रेडिटर्स और वेरियस क्रेडिट्स, ये कुछ भी लिख सकते हैं आप, बेहतर होता है कि इसमें हम वेरियस क्रेडिट्स लिख दें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मटेरियल भी फिर यूज होगा, ठीक है जी, और कन्वर्जन कॉस्ट भी, ये दोनों यूज होने से फिनिश गुड्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हम यूज नहीं करते, ठीक है। मटेरियल्स खत्म हो गए, क्रेडिट हो गए, और कन्वर्जन कॉस्ट भी क्रेडिट होगी, फिनिश गुड्स बन गई, फिनिश गुड्स सेल हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे आप फिनिश गुड्स। तो ये सिंपल। तो इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि इसमें कंफ्यूजन आपकी ना हो। मेथड 1 में हम सिर्फ 2 एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम अज्यूम करें कि बिल्कुल भी हम इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखते, चाहे वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो, चाहे वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो। जैसे ही हमने मटेरियल परचेज किया, वर्क इन प्रोसेस में डाल दिया, और कन्वर्जन कॉस्ट लगाई तो वर्क इन प्रोसेस में डाल दी, ठीक है। और जैसे ही वर्क इन प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो वर्क इन प्रोसेस खत्म हो गया, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगी, डायरेक्ट ही कस्टमर को दे दिया आपने। तो ये 2 एंट्रीज की बजाय भी आप बेहतर है यहाँ पे एक ही एंट्री करें, ये वाली जो है, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट और सीजीएस डेबिट, चाहे तो आप ये 3 एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी इन्वेंट्री रख रहे हैं, तो इसलिए आपने मटेरियल्स का अकाउंट बनाया है, ठीक है। और ये कन्वर्जन कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, ये एंट्री जो है कन्वर्जन कॉस्ट की अलग एंट्री कर रहे हैं आप, ठीक है। अलग एंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने फिनिश गुड्स का अकाउंट यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे कुछ फिनिश गुड्स भी अवेलेबल होती है, तो फिनिश गुड्स का अकाउंट भी आप बना रहे हैं। यहाँ पे आप ऊपर फिनिश गुड्स का अकाउंट भी नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही, ये आपके कोर्स में लिखा हुआ नहीं है, सही है। आप अगर देखें इसको, हेड में, मेन हेड में लिखा हुआ है, ये अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, जो कोर्स आउटलाइन की है। तो इसमें देखें तो थ्रूपुट एंड बैक फ्लश अकाउंटिंग, तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स ये हमने डिस्कस किया, थ्रूपुट अकाउंटिंग है। तो इसके बाद बैक फ्लश किधर है, कहीं नहीं लिखा हुआ बाद में, ठीक है। ऊपर हेड में लिखा हुआ है। अब मसला ये है कि ये यूज होती है जीआईटी इन्वायरमेंट में, और जीआईटी ये जो कोर्स अभी मैंने ओपन किया है, ये एसएमए का कोर्स है। तो ये जीआईटी किधर है, ये एसएमए में है, स्ट्रेटेजिक लेवल में। तो अगर आपका जीआईटी का इंट्रोडक्शन ही नहीं है तो बैक फ्लश आप कैसे सीखेंगे। इसलिए मैंने पहले आपको जीआईटी का इंट्रोडक्शन सिखाया है, और फिर जो है हमने बैक फ्लश अकाउंटिंग सीखी। इसके लिए भी आप देख लें जो रीडिंग आप कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको जो बताया है, जो थ्रूपुट अकाउंटिंग है उसकी रीडिंग कहाँ से होगी, ठीक है। वो चैप्टर 9 का अपेंडिक्स है। और यहाँ पे अभी जो
बैक फ्लैश अकाउंटिंग है, इसकी रीडिंग आपने करनी है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर ये चैप्टर हमारे पास है, आई थिंक सो फोर्थ चैप्टर है कोलिन डरूरे का। और फोर्थ चैप्टर में ये लिखा है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर अ जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगी। और आप देख रहे हैं ये बैक फ्लैश, ये बोल्ड हुआ है बैक फ्लैश अकाउंटिंग, ठीक है। सो अब ये इसकी एंट्रीज, मेथड 1 की एंट्रीज सिखाई हुई है आपको और मेथड 2 की एंट्रीज सिखाई है। मैंने मेथड 2 जो है वो पहले आपको सिखाया है मेथड 1 करके, और मेथड 1 जो है तो ये डिफरेंट अकाउंटेंट डिफरेंट वे में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बुक से भी देख सकते हैं, इसको रीड कर लें प्रॉपर, इसको कवर कर लें, या जैसे मैंने सिखाया वो भी सही। तो ये एक 1.5 पेज की सिंपल रीडिंग है। तो ये नोट कर लें आप, ये चैप्टर नंबर 4 से आपने ये चीज पढ़नी है। और चैप्टर 9 से जो आपने अभी हमने कवर किया था डिटेल से, जो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो के हवाले से, वो भी तकरीबन 2-3-4 पेजेस की उसकी रीडिंग है। तो एक तो ये 2 चीजें आपने रीड करनी है, इनको प्रैक्टिस कर लें आप। ये बैक फ्लैश की प्रैक्टिस जो है ऐसा जितनी अवेलेबल भी नहीं है। और जो नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू करना है वो है जी रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पे ही जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, उन्हीं में हम जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो सीखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो चैप्टर भी आप जो है वो पढ़ के कमिंग क्लास में जो है वो आप आएंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं जी, इसमें चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास कोलिन डरूरे में। तो चाहे तो आप यहाँ से पढ़ लें, चाहे तो गैरिसन नोरीन से पढ़ लें, ठीक है। तो ये पढ़ने का मे भी आपको उतना टाइम ना मिले, रीजन इसके 2 रीडिंग्स आपने ऑलरेडी करनी है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हैं जी कैपिटल बजटिंग के यहाँ पे कोलिन डरूरे में। ये चैप्टर नंबर 13 है। तो चैप्टर 13 आप जितना पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड। और लेकिन जो 2 रीडिंग्स मैंने आपको असाइन की हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग के हवाले से और बैक फ्लैश अकाउंटिंग के हवाले से, ये मस्ट रीड है, वो आपने लाजमी हर सूरत जो है वो रीड करनी है। और नेक्स्ट क्लास से जो है ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चैप्टर नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। इसकी डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ मेजर्स के हवाले से, और चैप्टर 14 भी जो है इसका हम कवर करेंगे। तो ये चैप्टर 13 और 14 मिला के जो है वो आपके कोर्स का 20% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है फिर इसके 20% का मतलब है मोर और लेस जो है 20% जो है वो पेपर वहां से ही आएगा। तो जो रीडिंग्स मैंने साइन किया जी वो करें। अभी टाइम हमारे पास जस्ट 10 मिनट्स रिमेनिंग है, उसमें जो है वो मैं चैप्टर 13 जो है वो आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसमें डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए हम क्लोज करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। चाहे तो आप टाइप कर लें, अनम्यूट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं।